हेलो दोस्तों, बांग्लादेश आज के समय में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक दौर से गुजर रहा है। आज बांग्लादेश की जो भी सिचुएशन है, क्या ये एक दो दिन के कारण से हुआ है, क्या इसके पीछे लॉन्ग टर्म में कुछ चल रहा था? चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं बांग्लादेश की आज ये जो हालत हुआ है इसके पीछे क्या क्या कारण है, जिसके लिए आज बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। चलिए आज इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं बांग्लादेश की करंट सिचुएशन और इसके पीछे क्या क्या कारण था। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उनका बैक रीजन बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या वो रीजन है, क्या क्या कारण है जिसके लिए बांग्लादेश का आज एक करंट सिचुएशन आ चुका है। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। The interim government in Bangladesh. Soon after landing in Dhaka, he made a public. Bangladesh remains on the edge. पहली बार शेख हसीना ने बांग्लादेश में पीएम हुआ था 1996 में और 2001 तक सत्ता में था। उसके बाद वोटिंग हुआ और वोटिंग के बाद शेख हसीना ने उनकी सत्ता हार चुका था। उसके बाद बांग्लादेश के लोगों ने वोटिंग देके बीएनपी इंडिपेंडेंट पार्टी जैसा पार्टी को बांग्लादेश की सत्ता में लेके आया। बट उसके बाद भी लोगों का जो मांग था उन सब पार्टी से वो ना पूर्ण होने की वजह से और इस तरफ शेख हसीना की प्रॉमिसेस से वजह से शेख हसीना ने फिर से और एक बार आवामी लीग दल के साथ बहुमत वोट से जयी होके फिर से और एक बार बांग्लादेश की पीएम की सत्ता में आ चुका था। शेख हसीना को फिर से और एक बार बांग्लादेश का पीएम बनने के बाद बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप था वो और भी मजबूत हो गया था और इसी फ्रेंडशिप के वजह से दोनों देश को फ़ायदा हो रहा था। तो क्या फ़ायदा? एक तो बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, तो उसमें बांग्लादेश का एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो रहा था और इंडिया बांग्लादेश को जो भी एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें भी एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो रहा था। मतलब बांग्लादेश और इंडिया का ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा था। इसके साथ साथ दोनों देशों का जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा था। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ बांग्लादेश के जीडीपी भी बढ़ रहा था। मतलब अगर देखें तो जब शेख हसीना की एंट्री हुआ था बांग्लादेश में, उस टाइम जीडीपी था $100 बिलियन का, जो अब तक पहुंचा है $450 बिलियन, मीन्स 4 गुना बढ़ चुका है। तो जीडीपी भी बढ़ रहा है, इंडिया के साथ बांग्लादेश की एक फ्रेंडशिप भी हो रहा है, मतलब जो कुछ भी डेवलप करना है वो भी हो रहा है। तो सब कुछ अच्छा चलने के बाद अचानक से क्या हुआ जो बांग्लादेश की आज ऐसी हालत हो चुका है? एक्चुअली इसके पीछे एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ने के साथ साथ बांग्लादेश का करप्शन भी बढ़ रहा था। बांग्लादेश का करप्शन की रेट दिया गया था 24 और ये रेट तय होता है एक इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्केल के हिसाब से, जो इंटरनेशनल हर देश को दिया जाता है। करप्शन रेट मतलब इंडिया का करप्शन रेट क्या है, बांग्लादेश का करप्शन रेट क्या है, नेपाल का करप्शन रेट क्या है, इसके हिसाब से। और इसी स्केल ने जो रेट दिया बांग्लादेश में वो 24 है। और इस स्केल से अगर किसी देश का रेट 0 मीन्स वो करप्शन से भरपूर है और किसी देश का रेट है 100 मीन्स वो देश क्लीन है। तो आप ही समझ जाओ बांग्लादेश का जब रेट 24, आप ही समझ जाओ। उसके बाद है बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट जॉब वो भी ठीक से नहीं मिल रहा था, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब वो भी जनरेट ठीक से नहीं हो रहा है। मतलब जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उतना डेवलप जो जॉब जनरेट करना उतना नहीं हो पा रहा था। इसको लेके भी जो पब्लिक वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके बाद जो बड़ा प्रोटेस्ट था वो है स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट कोटा को लेके। स्टूडेंट कोटा क्या है? मीन्स बांग्लादेश में एक रूल्स है, जो बांग्लादेश का फ्रीडम फाइटर था उनका पोता पोतियों के लिए गवर्नमेंट जॉब में 30% रिजर्वेशन था। मतलब जिसका दादा परदादा वो फ्रीडम फाइटर था उन लोगों को 30% रिजर्वेशन मिलेगा।
मतलब जिसको आज जॉब मिल रहा है 30% रिजर्वेशन में, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, उनका पोता पोती है। तो ये लेके जो स्टूडेंट लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया था। तो इसके बाद जब 2018 में आके इसी मुद्दे पर ऊपर जब शेख हसीना की नज़र पड़ी, शेख हसीना ने स्टूडेंट कोटा को विथड्रॉ कर लिया है। तो ठीक है, विथड्रॉ तो हो गया, तो एक जो कारण है थोड़ा सॉल्व हुआ है। इसके बाद एक जो न्यूज आया बांग्लादेश स्टूडेंट के ऊपर, वो झटका देने वाला था। 2024, हाँ इसी ईयर में 10 जुलाई ठीक 10:30 AM में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने फिर से वो स्टूडेंट कोटा को लागू कर दिया है। तो इसमें शेख हसीना का कोई हाथ नहीं है, बट स्टूडेंट कोटा फिर से लागू होने की वजह से बांग्लादेश की हर स्टूडेंट फिर से रास्ते में आ गया है। और वो लोग पहले तो शांतिपूर्ण मिছিল कर रहा था, मार्च कर रहा था वो लोग रोड में आके, और वो लोग ये दावी कर रहा था फिर से स्टूडेंट कोटा को विथड्रॉ किया जाए। पहले इतना वायलेंट नहीं था, बट उसके बाद वो लोग जब शेख हसीना को फिर से बोलता है विथड्रॉ करने के लिए, तब शेख हसीना ने बोलता है कोर्ट ने जो भी आदेश किया है उसको हम लोगों को मानना पड़ता है। और इसके साथ और एक भी लाइन शेख हसीना ने बोला है, जिसके बाद ही ये शांतिपूर्ण जो भी स्टूडेंट का एक मिছিল चल रहा था उसमें एक वायलेंट रूप देखा गया। वो लाइन था, शेख हसीना ने बोला है, क्या फ्रीडम फाइटर को पोता पोतियों को नहीं मिलेगा, क्या रजाकार का पोता पोतियों को मिलेगा। इधर एक शब्द यूज किया है रजाकार। रजाकार का मीन्स है जो देशद्रोही होता है या देश विरोधी होता है। एक तरफ आतंकवादी, मतलब इनका जो बोलने का तरफ ऐसा नहीं है क्या तुम आतंकवादी हो, बट सब लोग ये बात सुन के पूरा भड़क गया है। और स्टूडेंट के साथ साथ पूरा जो पब्लिक है वो भी रास्ते में आ गया और गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया है। और ये और शांतिपूर्ण नहीं रहा, पूरा वायलेंट होके वायलेंट रूप से वो लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया उसमें, और पुलिस कुछ नहीं कर पाया। गोली करना, तोड़ना, फोड़ना, आग लगाना, सब कुछ स्टार्ट हो गया था। इसी शब्द की बात है, पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम ही तोड़ चुका था। और उसी टाइम शेख हसीना ने बांग्लादेश चढ़ के इंडिया आ चुका था। ओके, तब भी मान लेता है इतना बड़ा सिचुएशन हुआ है बांग्लादेश में, इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा बांग्लादेश की तरफ, या इंडिया का थोड़ा जीडीपी में थोड़ा घट सकता है। ओके, छोड़ देते हो। बट इसके बाद भी हम लोग इंडिया का सिक्योरिटी लेके बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिया बांग्लादेश के साथ 4096 किमी, ये कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अभी बांग्लादेश में जो भी सिचुएशन हो रहा है, अगर देखें तो बांग्लादेश का जो हिंदू है वो हिंदू के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोग आज न्यूज खोल रहे हैं तो उसमें फ्रंट पेज पे आ रहा है हिंदू के ऊपर अत्याचार चल रहा है। अगर देखें तो बांग्लादेश में जो जो हिंदू है शायद उन लोगों के ऊपर क्राइसिस आ चुका है। अरे हिंदू लोगों का क्या गलती है, सब लोग तो एक साथ ही रहते थे। आज क्राइसिस हुआ है तो हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? हिंदू लोग तो कोई गलती नहीं किया है। एक ही देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, अरे भाई दोनों भाई भाई है, एक साथ रहो। मारपीट करोगे देश के अंदर। आप लोगों को बोलता हूं, अगर बांग्लादेश में कोई हिंदुओं को मारेगा, हिंदू लोग कहां जाएगा? इंडिया की बॉर्डर में आएगा। क्यों आएगा? इंडिया में घुसने के लिए। बट इंडिया के परमिशन देगा घुसने के लिए? किसी देश में भी हो, एक देश कभी इतना जल्दी परमिशन नहीं देता है। भाई रहना है तो आप लोग को एक साथ ही, मारपीट नहीं करना है। अगर देखें तो थोड़ा भावना में बहाया गया था। मुद्दे में आते हैं।
अगर ऐसा हुआ तो कितना हिंदू है बांग्लादेश में, तो सब लोग इंडिया के बॉर्डर में आएगा बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा में बांग्लादेश से इंडिया बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। बट इसी टाइम में आता है इंडिया की सिक्योरिटी को लेके, उसी हिंदू के बीच कोई ना कोई आतंकवाद भी तो आ सकता है। इतना बड़ा बॉर्डर में अगर इंडिया उस टाइम पूरा आर्मी फोर्स को उधर भेज दे तो पाकिस्तान की तरफ जो जो आर्मी है, अगर उस टाइम पाकिस्तान में सोचा इंडिया में घुसने के लिए, प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सोचना होगा। अगर चाइना ने सोचा हम लोग इसी टाइम में अटैक करेंगे, तब इंडिया का सिक्योरिटी क्या, थोड़ा सोचना होगा। मतलब आज जो कुछ भी हो रहा है, यूएस या चाइना जो कुछ भी कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर, वो सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर नहीं कर रहा है, एक्चुअली इंडिया के ऊपर लॉन्ग टर्म में कुछ सोच रहा है। ये सोचना होगा। आज इंडिया सुरक्षित नहीं है। ये मत सोचो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे देश में तो कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो लोग जो कुछ भी कर रहा है उसमें अगर पाकिस्तान ने सोचा, अगर चाइना ने सोचा हम लोग अटैक करेंगे, इंडिया का सच में खतरा है। सोचना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आवर कंट्री इज थिंकिंग इज नेक्स्ट लेवल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया डॉक्यूमेंट्री लेके। तब तक सब लोग अच्छे रहना। जय हिंद।